सेक्टर 150 एनसीआर के मोस्ट एप्ट रेजिडेंशियल लोकेशंस में से एक माना जाता है। स्ट्रेटेजिक एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, लो डेंसिटी प्लानिंग, लार्ज ग्रीन पार्सल्स और लॉन्ग टर्म अर्बन डिजाइन, पेपर पर ये लोकेशन ऑलमोस्ट परफेक्ट लगती है। फिर भी कई सालों तक बायर्स और इन्वेस्टर्स यहाँ कैपिटल कमिट करने से हेजिटेट करते रहे। इसलिए नहीं कि लोकेशन में पोटेंशियल कम था, बल्कि इसलिए क्योंकि ओनरशिप सर्टेनिटी मिसिंग थी। बायर्स का असली सवाल ये नहीं था कि सेक्टर 150 अच्छी लोकेशन है या नहीं। असली सवाल ये था कि क्या यहाँ मुझे क्लीन और अनकंटेस्टेड टाइटल मिलेगा। आज नेक्स्ट स्टोरी इसी कॉन्फिडेंस गैप को सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन करेगा। सेक्टर 150 का इशू किसी एक प्रोजेक्ट या बिल्डर तक लिमिटेड नहीं था। ये प्रॉब्लम स्पोर्ट सिटी स्कीम के स्ट्रक्चर और एग्जीक्यूशन से जुड़ी हुई थी। इस स्कीम में लैंड और ओनरशिप का स्ट्रक्चर सिंगल लेयर्ड नहीं था, बल्कि मल्टी लेयर्ड था। नोएडा अथॉरिटी, लैंड का ओरिजिनल ओनर और रेगुलेटर, लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जिसे पूरे स्पोर्ट सिटी का लैंड मास्टर अलॉटमेंट मिला था, मल्टीपल सब डेवलपर्स जिन्होंने इंडिविजुअल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स डेवलप किए, और एंड यूजर्स जिन्होंने फाइनल फ्लैट्स परचेज किए। इशू वहीं से स्टार्ट हुआ। अथॉरिटी के सारे ड्यूज और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मास्टर अलॉटी लेवल पर पेंडिंग थी, जबकि बायर्स अपने इंडिविजुअल फ्लैट्स के लिए पूरा पेमेंट कर चुके थे। इस मिसमैच ने बायर्स के लिए कंफ्यूजन क्रिएट की और अथॉरिटी के लिए फाइनेंशियल और रेगुलेटरी रिस्क, और यहीं से सेक्टर 150 में कॉन्फिडेंस गैप डेवलप हुआ। एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, रजिस्ट्री फ्रीज का मतलब ये नहीं होता कि बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन नहीं की। रजिस्ट्री फ्रीज का मतलब होता है अथॉरिटी ने टाइटल ट्रांसफर पर लीगल होल्ड लगा दिया। नोएडा अथॉरिटी का कंसर्न स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अगर फ्लैट्स की रजिस्ट्री हो जाती और बाद में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर या ड्यूज रिकवर नहीं हुए तो अथॉरिटी के पास रिकवरी का लेवरेज खत्म हो जाएगा। इसीलिए जनवरी 2020 में अथॉरिटी ने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स फ्रीज की, फ्लैट रजिस्ट्री स्टॉप की और अप्रूवल्स को स्कीम वाइज ब्लॉक कर दिया। ये एक पॉलिसी एनफोर्समेंट डिसीजन था, कंस्ट्रक्शन डिले का पेनाल्टी नहीं। इस स्कीम वाइड बैन का इम्पैक्ट सेक्टर 150 के ऑलमोस्ट सारे मेजर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पर पड़ा, इंक्लूडिंग गोदरेज नेस्ट, एटीएस प्रिस्टीन, एस गोल्फशायर, टाटा यूरेका पार्क, एल्डिको लिव बाय द ग्रीन्स, प्रतीक कैनरी, समृद्धि लग्जूरिया एवेन्यू। इन प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन अलग अलग स्टेजेस पर थी। कुछ टावर्स हैबिटेबल हो चुके थे, लेकिन रजिस्ट्री और ओसी अप्रूवल्स कंप्लीटली स्टॉल्ड थे। इसीलिए बायर्स फिजिकली रेडी होम्स के बावजूद लीगली स्टक रहे। लेकिन इशू सिर्फ अपार्टमेंट्स तक लिमिटेड नहीं रहा। लैंड लेवल इम्पैक्ट, जो कि ऑफन इग्नोर्ड रियलिटी है, इस अनसर्टेनिटी की वजह से मास्टर अलॉटी के लैंड पार्सल्स कैंसिल हुए। अथॉरिटी ने अनपेड ड्यूज के चलते लैंड अलॉटमेंट्स रिवोक किए। कोर्ट्स और रेगुलेटर्स ने डेवलपर लेवल स्क्रूटनी और प्रोब्स इनिशिएट किए। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ कि कई लार्ज लैंड सेल्स एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाए। को डेवलपर और जेवी डिस्कशन स्टॉल हो गए। कुछ लार्ज रेप्यूटेड डेवलपर्स जो सेक्टर 150 में लैंड अक्वायर करना चाहते थे, रेगुलेटरी क्लैरिटी के बिना आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुए। यानी प्रॉब्लम सिर्फ बायर कॉन्फिडेंस का नहीं था, डेवलपर कॉन्फिडेंस भी फ्रीज हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को बायर वर्सेस अथॉरिटी के नैरो लेंस से नहीं देखा। कोर्ट ने दो चीजें क्लियरली ऑब्जर्व की: जेन्युइन होम बायर्स को इनडेफिनेट वेट में रखना अनफेयर है, और अथॉरिटी के फाइनेंशियल और प्लानिंग इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसीलिए कोर्ट ने बैलेंस रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क अप्रूव किया। कोर्ट का अप्रोच क्लियर था, ब्लैंकेट क्लियरेंस नहीं, कंडीशनल रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड फ्रेमवर्क के अंडर डेवलपर्स को पहले 20% आउटस्टैंडिंग ड्यूज क्लियर करने होंगे, रिवाइज्ड मास्टर प्लान सबमिट और अप्रूव होगा, अथॉरिटी 20% इन्वेंट्री पर फर्स्ट चार्ज रिटेन करेगी, फुल ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट फ्यूचर कंप्लायंस से लिंक्ड रहेगा। इसका मतलब ये है रजिस्ट्री अब एक कंट्रोल्ड और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक प्रोसेस है, ऑटोमेटिक राइट नहीं। ओनरशिप मिलेगा, लेकिन अथॉरिटी का ओवरसाइट अभी भी कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ। इस डेवलपमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन ये है कि रजिस्ट्री इज नॉट इक्वल टू जीरो रिस्क। बायर्स को अब ये वेरीफाई करना होगा कि क्या इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए कंडीशनल ओसी इशूड है, क्या ड्यूज पेमेंट का प्रूफ अथॉरिटी के पास सबमिटेड है, क्या टावर वाइज अप्रूवल एग्जिस्ट करते हैं। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है रेजोल्यूशन रिलीफ क्रिएट करता है, लेकिन फाइनल आउटकम पूरी तरह एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है, सिर्फ जजमेंट पर नहीं। इंडस्ट्री प्रोफेशनल सेक्टर 150 को ना तो अनसेफ बोल रहे हैं और ना ही फुल्ली सेटल्ड। करंट पोजीशनिंग ये है
लोकेशन फंडामेंटल्स रिमेन स्ट्रॉन्ग, पॉलिसी रिस्क अब डिफाइंड और विजिबल हो चुका है, एग्जीक्यूशन रिस्क मेजरेबल है, अननोन नहीं, इसीलिए सेक्टर को कहा जा रहा है अ हाई पोटेंशियल जोन मूविंग थ्रू रेगुलेटरी ट्रांजिशन। नेस्टोरी का रोल यहीं से स्टार्ट होता है। हम प्रोजेक्ट लेवल रिस्क को स्कीम लेवल हेडलाइन से सेपरेट करते हैं, रजिस्ट्री, ओसी और अथॉरिटी चार्ज को बायर लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं, बायर्स को ये क्लैरिटी देते हैं कब वेट करना लॉजिकल है, कब एंट्री जस्टिफाइड है और कब एग्जिट रियलिस्टिक है। हम एक्साइटमेंट सेल नहीं करते, हम डिसीजन क्लैरिटी बिल्ड करते हैं। सेक्टर 150 का इशू लोकेशन का नहीं था, ये इशू कंट्रोल, कंप्लायंस और कॉन्फिडेंस का था। अब जब रेगुलेटरी स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइन हो रहा है, बायर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फैक्ट्स के साथ डिसीजन लेना, हेडलाइंस के साथ नहीं। अगर आप सेक्टर 150 के बायर हो या इस बेल्ट को ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट कर रहे हो तो नेस्टोरी के साथ बात करिए, क्लैरिटी के साथ। सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना प्रोजेक्ट या क्वेरी लिखें। नेक्स्ट वीडियो उसी प्रोजेक्ट पर डाइव इन करेंगे। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।